ओके। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि प्रोटीन ग्रुप के बारे में, जैसा कि हम माई प्लेट को डिस्कस कर रहे हैं डिटेल में, और माई प्लेट का जो आज हम कंपोनेंट डिस्कस करने जा रहे हैं वो प्रोटीन। हमने इसके फ्रूट्स को डिस्कस कर लिया, हमने वेजिटेबल्स को डिस्कस कर लिया, हमने डेयरी को डिस्कस कर लिया, हमने ग्रेन्स को भी डिस्कस कर लिया। आज हम प्रोटीन को डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम इसकी प्रोटीन के इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे, इसके रिकमेंडेशन, देन पोर्शन साइजेस को समराइज करेंगे। जस्ट हम इसको रिव्यू करेंगे क्योंकि हमने इसको पिछले लेक्चर में भी हमने इसको किया है। एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट सोर्सेज एंड फंक्शंस। फूड ग्रुप्स, जैसे कि कौन कौन से फूड्स जो हैं इसके अंदर इंक्लूड हो सकती हैं। यू नो वेल, वीट, आपके जितने भी मीट पोर्शन है, ये सारी मीट है, चाहे वो पोल्ट्री है, सी फूड है, ये तो प्रोटीन में आएंगी। लेकिन जो आपके बीन्स और पीज हैं ये भी इसके अंदर आएंगी। अब ये कब इसके अंदर कैटेगरी में इसको इंक्लूड करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। इसको बीन्स और पीज को वो इंक्लूडेड इन लीन मीट। फिर कैटेगरीज आ जाती हैं फुल फैट आपका जो मीट आता है, लीन मीट आता है। हम इसको करते हैं लीन मीट में कि इसके अंदर फैट कम होती है। जिसके अंदर फैट ज्यादा होती है हम कहते हैं कि दैट इज फैट रिच। जैसे कि अगर बीफ वाला कहेंगे, बीफ ले रहे हैं या मटन ले रहे हैं, उसके अंदर फैट ज्यादा होता है। अगर आप चिकन ले रहे हैं या फिश ले रहे हैं तो उसके अंदर फैट कम है, तो उसको हम कहते हैं दैट इज अ लीन मीट, इसके अंदर फैट कम होता है। बीन्स और पीस को हम लीन मीट में लेते हैं, लेकिन कब? जब आप इसकी 2 सर्विंग्स ले, 2 सर्विंग्स। आप कहते हैं ना वन सर्विंग इसकी जो है दैट्स ए हाफ कप का इक्वल होता है ना। हाफ कप हम कहते हैं इसकी एक सर्विंग है बीन्स की, पीस की। जब आप इसकी हाफ कप लेंगे ना तो इसके अंदर प्रोटीन कितनी होगी? 3 ग्राम। जब आप इसके 1 कप कर देंगे तो इसके अंदर प्रोटीन कितनी हो जाएगी? 6 ग्राम। जब इसकी प्रोटीन 6 ग्राम होगी, 6 ग्राम, तो इसको हम कहेंगे कि दैट इज इक्वल टू 1 सर्विंग ऑफ लीन मीट, बिकॉज 1 सर्विंग ऑफ लीन मीट आल्सो कंटेन अबाउट 6 to 7 ग्राम प्रोटीन। दैट्स व्हाई वी सेड दैट कि अगर आप बीन्स और पीस की 2 सर्विंग ले लें तो उसको आप 1 सर्विंग ऑफ लीन मीट कंसीडर करेंगे। उसकी वजह ये है क्योंकि वो आपको उतना ही प्रोटीन दे रहा है जितना लीन मीट 1 सर्विंग देगा। समझ आ गई पॉइंट की? पॉइंट क्लियर हो गया आपको कि आप बीन्स और पीस को, वैसे तो हम स्टार्च की कैटेगरी में लेके जाते हैं कि ये ग्रेन्स की कैटेगरी में आना चाहिए, हम इसको मीट में क्यों लेके जा रहे हैं? उसकी वजह ये है कि अगर आप इसकी 2 सर्विंग लें तो इसका जो प्रोटीन कंटेंट है वो उतना ही हो जाता है जितना कि 1 सर्विंग लीन मीट का आपको प्रोटीन दे रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि बीन्स और पीस जो है इसको हम मीट की कैटेगरी में, लीन मीट की कैटेगरी में कंसीडर कर सकते हैं। ठीक हो गया? पॉइंट क्लियर है? चले, सेकंड, आपके पास एग्स हैं, वो आपके मीट में आएंगे। इसके अलावा जो है आपका नट्स है, सीड्स है, आप उसको भी सिमिलर फार्मूला है। आपको नट्स और सीड्स जो हैं हम इसको लेके चलते हैं फैट की कैटेगरी में, बट उसके प्रोटीन कंटेंट की वजह से आप उसको लीन मीट में भी लेके आते हैं। तो आपके प्रोटीन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी? आपको अगर आप प्रोटीन कैटेगरी में आपके जितने भी मीट, पोल्ट्री, सी फूड के अलावा बीन्स, पीस हैं, एग्स, नट्स, सीड्स हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। डेली रिकमेंडेशंस के हैं। अब रिकमेंडेशंस जो हैं हमने पहले डिस्कस किया हुआ है इसको, फिर एज ग्रुप वेरी करती हैं। हम डिस्कस करेंगे एडल्ट्स के बारे में कि एडल्ट्स में 5 to 6 आउंस रहता है तक आपने देना होता है, लेकिन आप ये जो है एक एवरेज बता रहा है कि एवरेज इतना है, लेकिन वेरी करता है हर पर्सन टू पर्सन। अगर आप एग्जैक्ट कहेंगे एग्जैक्ट कितनी रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की, वो आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, वो पूरा एक जो मेथड है डाइट प्लानिंग का वो तब आप सीखेंगे। लेकिन अभी आपकी वो स्टेज नहीं है। अभी आप जैसे ये देखिए कि एवरेज बंदे को, एवरेज अडल्ट को 5 to 6 आउंस तक चाहिए। बाकी एज टू एज वेरी करता है। तो जब आप डाइट प्लान कंप्लीट आप देखते हैं, इसके अंदर वो बताया हुआ है कि किस एज ग्रुप में कितना जो है वो चाहिए होगा। ठीक हो गया? ओके, अभी यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है रिगार्डिंग साइज ऑफ सर्विंग साइज।
आपका जो 1 आउंस है मीट है, पोल्ट्री है, फिश है, वो कंसीडर दैट इज द, आप जो है उसको कंसीडर कर लेते हैं कि दैट्स योर 1 सर्विंग। ठीक हो गया। 1 आउंस मीट है, वो हाफ कप बीन्स हैं, 1/4 कप बीन्स और पीस जो है इसके अंदर दैट्स आल्सो कंसीडर्ड। आप उसको लीन मीट में लें कि एक एग है, 1 टेबल स्पून पीनट बटर है, आलमंड है, या फिर हाफ आउंस ऑफ नट्स सीड्स है, 1/4 कप टोफू है, 1/4 कप सोयाबीन। यहाँ पे जितने भी हैं ना, दीज आर ऑल द एक्चुअली इन्होंने दे कंसीडर कि इसको जो है वही आप इसको 1 आउंस मीट इक्विवेलेंट्स लेंगे इन सारों को। ठीक है। आपके जितने भी उन्होंने बताए हुए हैं कि ये जो है अगर आप हाफ कप कुक बीन्स लें दैट्स, आप इसको कह सकते हैं दैट्स 1 आउंस मील इक्विवेलेंट्स, तर आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो शायद मैंने आपको सर्विंग आपको वो बताया हो चेंज और सर्विंग का थोड़ा सा डिफरेंस, बट अभी आप फुल फोकस रखें जस्ट ऑन सर्विंग साइज। पोर्शन साइज के बारे में, पोर्शन साइज के बारे में हमने इसको डिस्कस किया लास्ट क्लास में बड़ा डिटेल में कि आपका 1 थंब जो है वो 1 आउंस चीज़ के इक्वल है, 1 थंब टिप जो है 1 टीस्पून आपका पीनट बटर है उसके इक्वल है, शुगर के इक्वल है, 3 थंब टिप हो जाएंगी तो वो 1 टेबल स्पून हो जाएगा। इस तरह आप एक पाम के बारे में बताया कि वो 1 कप पास्ता राइस के इक्वल है, बस आपका फिश जो है, और पाम जो है वो 3 आउंस के इक्वल है, 3 आउंस तो आपके मीट या फिश या पोल्ट्री। इस तरह हैंडफुल बारे में बताया कि वो दैट्स आप कह लगे 1, आपने अगर बता रहे हैं तो 1 आउंस ऑफ योर स्नैक्स, जैसे कि आपके नट्स वगैरह हैं तो आपने बताना है कि 1 आउंस लेने हैं, तो आप उससे ये कह सकते हैं दैट्स 1 हैंडफुल ले लें। इसको हमने बड़ी डिटेल में लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। सिलेक्शन टिप्स, अगर जब आप कहते हैं ना कि आपने किसी को रिकमेंड कर रहे होते हैं कि फैट आपने जो लीन मीट लेना है, या फिर आपने आप फैट वाला मीट ले सकते हो कि लीन मीट लेना है, तो आप उसका फैट उतार देते हैं, सारी ट्रिम कर देते हैं उसको कम्प्लीटली। सेमी ट्रिम भी है कि आप जो फैट जो है आप जो है उतारते हैं, लेकिन जो है इंट्रामस्कुलर फैट जो है वो वैसे रहती है इसके अंदर। इसके अंदर ये टोटली अनट्रिम्ड है, तो इसके अंदर आप टोटली फैट उतार देते हैं, तो वो कह देते हैं कि आप दैट्स अ लीन मीट। इस तरह जैसे कि आप कहें कि पोल्ट्री की आप बात करूं, मैं पोल्ट्री की दैट एक होती है स्किन, स्किन पोल्ट्री, एक होती है अनस्किन। अब आप एक होता है स्किन उतार देते हैं, वो जो स्किन होती है ना ऊपर वो फैट होती है, तो आप अक्सर कहीं पे आपने पढ़ा होगा उसकी जो स्किन वाली है उसकी कैलोरी ज़्यादा होती हैं, क्योंकि उसके अंदर वो फैट कंटेंट मौजूद होता है। आप जब अपनी वो लिस्ट देखते हैं ना कि आपके पास जो हम न्यूट्रिशन में यूज़ करते हैं एक्सचेंज लिस्ट, इसके अंदर कैलोरीज बताई होती है इस फूड की कितनी कैलोरीज हैं, तो उसके अंदर ये भी बताया होता है कि स्किन मीट की कितनी कैलोरीज हैं, स्किन पोल्ट्री की और अनस्किन पोल्ट्री की कितनी कैलोरीज हैं, वो भी एक्सप्लेन किया होता है उसमें। ओके। कुछ सी फूड्स जो हैं वो हमें लेनी चाहिए आप ओमेगा, क्योंकि बिकॉज दीज आर द रिच इन ओमेगा 3 फैट्स। ओमेगा 3 फैट्स के बारे में आपको शायद आइडिया हो, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ ओमेगा 3 फैट्स को, देन वी विल मूव अहेड। ओमेगा 3 फैट्स, इसको हम बोलते हैं दैट्स आल्सो वी कॉल इट दैट इज द लिनोलेनिक एसिड, अल्फा लिनोलेनिक एसिड भी हम बोलते हैं। ठीक है, इसकी 3 टाइप्स है। ठीक है, इसकी 3 टाइप्स हैं, एपीए, सॉरी ईपीए, इट्स ईपीए, ईपीए, डीएचए एंड एएलए। ईपीए स्टैंड फॉर, ईपीए मतलब होता है इकोजा पेंटानोइक एसिड, डीएचए डिकोजा हेक्सानोइक एसिड, एएलए अल्फा लिनोलेनिक एसिड। अब ये जो दो है ना, ये मौजूद होते हैं आपके एनिमल सोर्सेज में, इसकी जो सोर्सेज है ना वो एनिमल है, जैसे कि आपको फिश में ये मौजूद होंगे। ये जो है ना, ये वाला जो टाइप है ये आपका प्लांट्स में भी मिल जाएगा, आपको प्लांट्स में भी ये मिल जाएगा। ठीक है, आपको एक क्लियर नहीं है कलर, तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, कलर चेंज। ठीक है, अभी ये वाला क्लियर होगा। ठीक है, ये जो है ना ये ओमेगा 3 के ना आगे 3 टाइप्स हैं, ईपीए,
DHA and ALA. EPA stand for eicosapentaenoic acid, DHA stand for docosahexaenoic acid, ALA stand for alpha linolenic acid. नो ईपी और डीएचए जो है ना, ये इसके जो है ना, आप कह लें कि इनका मेजर रोल होता है, और ये मौजूद होते हैं एनिमल्स में, ये कहने कि दैट्स इनका थेराप्यूटिक रोल होता है। ये एल है, ये प्लांट सोर्सेज में मौजूद होता है, जैसे कि आपके फ्लैक्स सीड्स है, चिया सीड्स है, वो रिच हैं, पीनट्स हैं, उसके अंदर भी है, अब नट्स के अंदर भी मौजूद है ये। लेकिन ये जो एल है ना, इट्स नॉट बायोअवेलेबल, इतना बायोअवेलेबल नहीं है, बायोअवेलेबिलिटी कम है। ईपी और डीएचए की बायोअवेलेबिलिटी ज़्यादा है। इसका रोल क्या है? ओमेगा 3 फैट आपका इट हैज़ एंटी इंफ्लेमेटरी रोल, आपका हार्ट डिजीज से बचाता है, आपको जो एलडीएल लेवल है ना उसको कम करता है, जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसकी वजह से आपका सीवीडी हो रहा है उसको कम करता है। तो इट्स वेरी हेल्दी, इसको इस्तेमाल करना चाहिए आप। इसके रिक्वायरमेंट दैट नॉर्मली रेंज फ्रॉम कि अगर पेशेंट को कोलेस्ट्रॉल लेवल उसका ज़्यादा है तो ईपी और टीएचए जो है उसको 2 से 4 ग्राम लेना चाहिए, ठीक है। वैसे नॉर्मली रेंज फ्रॉम 1.2 टू 1.6 ग्राम। अच्छी चीज़ पता है क्या? अच्छी चीज़ ये है कि एएलए जो है ये कन्वर्ट हो सकता है ईपी और डीएचए में इसके अंदर, लेकिन इश्यू ये है कि इसकी कन्वर्जन बड़ी कम होती है, थोड़ी होती है। अगर पेशेंट है, आपने ओमेगा 3 फैट्स किसी पेशेंट को देना है तो फिर आप एनिमल सोर्स की तरफ जाओगे। अगर आपने देना है हेल्दी पर्सन को, आप फ्लैक्स सीड से दे सकते हैं, चिया सीड से उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। तो आप 1 टेबल स्पून जस्ट फ्लैक्स सीड ले लेना तो उससे ये रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, ठीक हो गया। तो ओमेगा 3 फैट्स इसलिए बहुत ज़रूरी हैं। तो अगर आप जो है 2 सर्विंग्स तक फिश दे दें, उससे 2 सर्विंग्स फिश ले रहे हैं ना, तो उससे आपकी रिक्वायरमेंट ये पूरी हो जाती है। चले हम असाइनमेंट को बाद में डिस्कस करेंगे, लेक्चर के बाद हम असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे। आपको जो भी क्वेश्चन हो वो पूछिएगा मुझसे बाद में। ओके, प्रोसेस्ड मीट की हम बात करते हैं कि जैसे प्रोसेस्ड मीट है, एक्चुअली व्हाई वी शुडंट यूज इट। एक्चुअली जब प्रोसेस्ड मीट्स एक्चुअली दीज आर रिच इन, आपका जो है सोडियम लेवल जो है आपका, दैट इज एक्चुअली उसके अंदर हाई होता है, just to preserve it, just to increase the shelf life, and that's the reason you should avoid processed foods, processed meat, and sometimes there are also उसके अंदर जो है added fat भी ऐड किया जाता है, फैट भी ऐड किया जाता है। दैट्स उसकी वजह से उसका जो है सोडियम ज़्यादा होने की वजह से और फर्दर कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाती हैं। तो प्रोसेस्ड मीट जो है वो शुड बी अवॉइडेड। प्रोसेस्ड मीट के अंदर ना सिर्फ ये चीज़ें आएंगी कि ना सिर्फ ये पैकेज मीट आ रहा है, पैक मीट, बल्कि आप जितने भी आप यूज़ कर रहे हैं, फ्राइड फूड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्राइड मीट इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि बारबेक्यू का इस्तेमाल है, या फिर आप बर्गर शॉर्मा के अंदर आप प्रोसेस्ड फ्राइड चीज़ें ले रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सारी जो है जितने भी इसके अलावा और स्टेक्स इस्तेमाल करते हैं वो भी फ्राई करते हैं, और भी जो भी आप बाकी प्रोडक्ट्स हैं वो सारी प्रोसेस्ड में आएंगी। तो उसके साइड इफेक्ट्स हैं, हम अगर 1 बाय 1 उसके अंदर चलें तो वो एट द एंड मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन में ही आती हैं। मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन कौन सी हैं? आपके डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, आपका ये सीओडी की कंडीशन हैं, आपका ओबेसिटी है, ये सारी मेटाबॉलिक कंडीशन है। तो मेटाबॉलिक, वो सारी मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन काज करती हैं। जहाँ पे कि आपको कन्फ्यूजन अगर लग रही है तो आप जस्ट टेक्स्ट में, मैसेज में, यहाँ पे चैट बॉक्स में मैसेज छोड़ें, मैं आपको उसको रिपीट करूँगा। हम बात करेंगे अभी कौन कौन से इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। इसके अंदर मौजूद है आपके प्रोटीन, ऑफ कोर्स इसके अंदर है, बी विटामिन्स हैं, नियासिन, थायामीन, राइबोफ्लेविन एंड B6, B6 का पायरिडॉक्सिन, विटामिन ई मौजूद है, आयरन मौजूद है, जिंक मौजूद है, मैग्नीशियम। अब यहाँ पे एक अहम चीज़ के विच विटामिन, कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि डेफिशिएंट है, जो कि बहुत कम मिकदार में सब्जियों और फलों में मौजूद होता है, वो एक ही है, वो है विटामिन ई। अगर आपसे क्वेश्चन कोई आता है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि वेजिटेबल फ्रूट्स में कम मिकदार में है,
वो है विटामिन ई। ठीक है, विटामिन ई आपको एनिमल सोर्सेज में मिलेगा। आयरन, जिंक एंड मैग्नीशियम, दीज आर दी रिच सोर्सेज। जो आपके जितने भी प्रोटीन सोर्सेज हैं या एनिमल सोर्सेज हैं या फिर आपके प्रोटीन सोर्सेज जिसके अंदर आपके नट्स वगैरह भी आएंगे, ये सारी जो है, ये जिंक है, आयरन है, विटामिन ई है। अब इन सारों के अपने अपने डिटेल फंक्शंस हैं, जो कि आप जो है इसके अंदर इस सब्जेक्ट में तो हम नहीं डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जिसके विटामिन ई का हमने पहले डिस्कस किया, इट इज बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट, इट हैज़ अ रोल इन फर्टिलिटी, बी विटामिन हैज़ अ रोल इन बॉडी मेटाबॉलिज्म, zinc has a role in spermatogenesis, and zinc is also antioxidant। और ये इसी के ऊपर ये जो है कोरोना वायरस, नॉट इसका कोविड, ये जो आपका लो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है ना, उससे बचाता है। ये लो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन मैं कहूँगी उर्दू में बताऊँ आपको, क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक जो सांस की नाली है उसके निचले हिस्से का इन्फेक्शन, उसको बोलते हैं दैट इज लो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, ये उससे बचाता है। ये कोरोना वायरस के ऊपर हुआ है, लेकिन नॉट इन कोविड-19, जो उससे पहले सार्स और मर्स कोरोना वायरस आए थे ना, उसके अंदर इसका रोल है। इसका ये बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है। ये इसका अब एक स्पर्मेटोजेनेसिस में भी इसका रोल है, जिंक का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और भी इसके फंक्शन है, मेजर मैंने आपको बता दिए हैं। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का हमने पोटेशियम और मैग्नीशियम का हमने रोल इनका वेजोडाइलेशन में है, वेजोडाइलेटरी मैकेनिज्म है, या ब्लड प्रेशर के मेंटेनेंस में इसका रोल है। ठीक है, तो इसके और भी बड़े इंपॉर्टेंट रोल्स हैं, मैंने आपको मेजर बता दिए हैं। बाकी जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आप सारों की मेटाबॉलिज्म डिटेल में पढ़ेंगे, तो सारों के फंक्शंस भी डिटेल में पढ़ेंगे, सारों के रिक्वायरमेंट भी डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, प्रोटीन के फंक्शंस हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, प्रोटीन हैज अ रोल एज रेगुलेटर ऑफ फ्लूइड बैलेंस। अभी इसको फ्लूइड बैलेंस में इसका क्या रोल है, मैं आपको इस पॉइंट को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है ऑलरेडी, मेरी याद पड़ रहा है क्योंकि आपकी क्लास में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर ना आपके ब्लड के अंदर प्रोटीन मौजूद होती है, ठीक है, और बाकी सारा ये ऐसे कह लेंगे ब्लड है, वाटर है, फ्लूइड है, इस प्रेजेंट है, और साथ में इसके ये प्रोटीन भी मौजूद है। मैंने छोटे छोटे डॉट्स प्रोटीन बना दिए, ठीक है। हम इन दोनों के ना एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन में आपस में ये मौजूद है। सल्यूट्स भी है, आप ये कह लेंगे प्रोटीन जो है ये सल्यूट है, और ये जो फ्लूइड है ये क्या होगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। अभी अगर हो जाए प्रोटीन की डेफिशिएंसी, यहाँ पे प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो गई, देन व्हाट विल हैपन। अभी मैं कहता हूँ कि सल्यूट्स कम हो गए, सल्यूट्स जहाँ पे कम हो गए, ये ओहो मैंने फ्लूइड, फ्लूइड जहाँ पे वैसे मौजूद है, सल्यूट कम हो गया, अब क्या होगा, हाइपोस्मोलैरिटी हो जाएगी। सल्यूट कम हुआ ना, सोलवेंट फ्लूइड का लेवल बढ़ गया। अब एक रिक्वायरमेंट के तो एक उनकी प्रॉपर कंसंट्रेशन होती है सल्यूट और सॉल्वेंट की। अब जब पानी कम हो गया, जब सल्यूट कम हो गया, वाटर बढ़ गया, तो एक कंसंट्रेशन तो मेंटेन रखनी है ब्लड के अंदर। क्या होगा, ये जो एक्स्ट्रा वाटर है, फ्लूइड ज्यादा हो जाएगा, जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है ये क्या करेगा, जो एक्स्ट्रा ये जो बाहर चला जाएगा, यहाँ पे इंट्रास्टेशियल सर्फेसिस जो है ना, यहाँ पे मूव कर जाएगा, इधर इधर आ जाएगा, इधर ये फिल कर जाएगा, हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा, उसको बोलते हैं दैट्स एडीमा हो जाएगा। तो इसको कहते हैं दैट्स अ रेगुलेटर ऑफ फ्लूइड बैलेंस। ये फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन रखता है, यहाँ पे ये फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन रख रहा है। अगर ये यहाँ पे अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है या इसकी एक्सेस होती है तो भी फ्लूइड बैलेंस डिस्टर्ब होगा। तो फ्लूइड बैलेंस को ये इस तरह से मेंटेन रखता है। ठीक है, मैं दोबारा से बताता हूँ इसको। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ हमारी बॉडी में, मैं दोबारा से इसको, ये ब्लड वेसल मैंने बनाई है, ये मैंने बना दिया, इसमें फ्लूइड मौजूद पड़ा हुआ है, ठीक है। और ये मैंने अंदर मैंने रख दिया, दैट इज अ सल्यूट, ये प्रोटीन पड़ी हुई है, ये प्रोटीन है। अब जो है ना इसका नॉर्मल इसकी रिक्वायरमेंट मौजूद है इसकी।
अब अगर मैं कहता हूँ मैं इसको कम कर दूँ, ये जो प्रोटीन है ये मैं इसको कहता हूँ ये कम हो जाए, कम कर दी मैंने, तो ये देखो इसकी नॉर्मल रिक्वायरमेंट ये कंसंट्रेशन होती है। अब क्या होगा, इसके अंदर फ्लूइड बढ़ गया, सोल्यूट कम हो गया। हालांकि फ्लूइड के मुताबिक सोल्यूट भी बढ़ने चाहिए थी, प्रोटीन ज़्यादा होनी चाहिए थी, प्रोटीन कम हुई। जब प्रोटीन कम होगी तो क्या होगा, ये फ्लूइड की रिक्वायरमेंट, फ्लूइड बढ़ गया यहाँ पे, ये क्या करेगा, ये बाहर को मूव करेगा। ये अब क्या करेगा, बाहर को मूव करेगा, यहाँ पे आ जाएगा, इंटरस्टिशियल सर्फेस में आ जाएगा, सेल्स के दरमियान वाली स्पेस में चला जाएगा, वो बॉडी के अंदर अकुमुलेट हो जाएगा, बिल्डअप हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं एडीमा हो गया, पेट फूलाना। आपके ये जो है पेरिफेरल स्पेसिस के पेरिफेरल एरियाज के अंदर, यानी कि आपके लोअर लिम्स में सूज जाते हैं, आपके जो है पाँव सूज गया, एडीमा हो गया, पेट फूल आया, एडीमा हो गया, ये दैट्स एडीमा, ठीक हो गया। ये है प्रोटीन की डेफिशिएंसी। तो प्रोटीन की जो है फ्लूइड बैलेंस में इसका बड़ा अहम रोल है। अभी समझ आ गई है? ओके, अजान आ रहे, हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं। ओके, फ्लूइड बैलेंस में इसका रोल हमने डिस्कस किया अभी। ठीक है, तो प्रोटीन की वजह से एडीमा हो सकता है, और कब होता है, जब अगर प्रोटीन की लॉसेज, प्रोटीन डेफिशिएंसी होगी तब भी होगा ना एडीमा। तो प्रोटीन की लॉसेज हो गया, क्रिटिकल इलनेस पेशेंट है, क्रिटिकल इल पेशेंट में डाइटरी इनटेक कम हो गई, या फिर लिवर डिसऑर्डर हो गया, आपके प्रोटीन लिवर में बनना है, लिवर के अंदर प्रोटीन सेंसिस होती है, उसकी वजह से प्रोटीन डेफिशिएंसी हो जाएगी। क्रिटिकल इल पेशेंट है, उसने डाइटरी इनटेक ही नहीं ली, डाइटरी इनटेक में प्रोटीन कम हो गई, तो जिसकी वजह से एडीमा हो जाएगा। तो ये है कि प्रोटीन की जो डेफिशिएंसी होती है तो उसकी वजह से ये इश्यूज आ सकते हैं। कुछ और हैं आपके, ये एक्चुअली प्रोटीन इज अ बिल्डिंग ब्लॉक, आपके बोन्स, आपके मसल्स, आपके कार्टिलेज, आपकी स्किन, ब्लड, ये हर एक में प्रोटीन एक बिल्डिंग ब्लॉक का रोल प्ले कर रहा है। हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। बोन में आपका जो बोन का ना स्टार्ट होता है, सबसे पहले कोलेजन आपका मैट्रिक्स बनता है, देयर इज अ मैट्रिक्स ऑफ प्रोटीन कोलेजन, उसके बाद फिर जो है वो कैल्शियम और फास्फोरस आते हैं, और वहाँ पे जो है वो बोन बिल्डअप स्टार्ट होती है। तो वो जो कोलेजन एक्चुअली इज अ प्रोटीन। तो प्रोटीन आपके जो इसके मीन्स कि आपके जो बोन है, बोन इज एक्चुअली, प्रोटीन इज एक्चुअली द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन बोन। आपके जितने भी सेल रिपेयरिंग है आपका, क्योंकि वो उसके अंदर प्रोटीन आपको चाहिए होती है, सेल रिप्लेस हो रहा है, आपको वो प्रोटीन चाहिए। आपको जितने भी जो है आपके सेल्स हैं, जैसे हेयर और फिंगर नेल्स, एक्चुअली प्रोटीन एक्चुअली। तो उसकी सेंसेस में मसल्स के ग्रोथ के लिए, मसल टू मेक मसल स्ट्रोंगर, या फिर मेक न्यू प्रोटीन्स, मेक न्यू मसल सेल्स दैट रिक्वायर प्रोटीन। तो प्रोटीन इज अ बिल्डिंग ब्लॉक आपके डिफरेंट, आपके जो है बोन्स के अंदर, आपके मसल्स के अंदर, आपके कार्टिलेज के अंदर, प्रोटीन इज अ बिल्डिंग ब्लॉक। प्रोटीन एंजाइम्स ऑफ हार्मोन्स भी बनाता है। आपके डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोटीन है, इंसुलिन प्रोटीन है, ठीक है। अब डाइजेस्टिव एंजाइम्स का क्या काम है वो एक अलग टॉपिक है, इंसुलिन का क्या काम है वो अलग टॉपिक है, लेकिन एक प्रोटीन है इंसुलिन। आपको पता है इंसुलिन का क्या काम है, इसने करना है आपके ब्लड से ग्लूकोज को पकड़ना है, सेल के अंदर डाल देना है, ये इंसुलिन का काम है, ठीक हो गया। मैं यहाँ पे जस्ट सिंपल सा करता हूँ, ये ब्लड वेसल बना दी मैंने, ये सेल बना दिया, यहाँ पे ग्लूकोज पड़ा हुआ है, ठीक है। और ये मैंने पेंक्रियाज बना दिया छोटा सा, ये यहाँ से इंसुलिन आती है, रिलीज हुई ब्लड में, ये ग्लूकोज पड़ा हुआ है, इसने ग्लूकोज को उठाया, सेल के अंदर डाल दिया, ये इंसुलिन का काम है। तो ये इंसुलिन खुद नहीं जाता सेल के अंदर, यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर लगा होता है, यहाँ पे एक रिसेप्टर लगा होता है, इसके साथ जुड़ जाता है, दरअसल जुड़ता है ना, यहाँ से चैनल ओपन हो जाते हैं, उधर से फिर ग्लूकोज सेल के अंदर चला जाता है, ठीक हो गया। कि इंसुलिन का काम है उसने सेल के अंदर ग्लूकोज को लेकर जाना है, डाइजेस्टिव एंजाइम का क्या काम है, फूड को डाइजेशन करना है। तो ये जो है एक्चुअली वो सारे ये जो काम है ये कौन कर रहा है, प्रोटीन कर रही है, क्योंकि ये सारे प्रोटीन से मिलकर बने हुए, एक्चुअली दीज आर द प्रोटीन्स। इस बेस रेगुलेटर, अब इसको हमने पहले एक्सप्लेन किया था, जैसे मैंने आपको कुछ दिन पहले क्लास में, कि प्रोटीन की दो कंपोनेंट, प्रोटीन बोथ हैज अ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज।
जब ब्लड में एसिडिटी ज़्यादा होती है, ये क्या जाता है, इसका जो पॉजिटिव चार्ज है ना, इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो जाएगा और जाके वो जो आपका जो है एसिडिक मटेरियल, एसिडिक वो किसकी वजह से होता है, हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हो रहा है, हाइड्रोजन आयन के साथ मिल जाएगा इसका नेगेटिव चार्ज, क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जाके मिल जाएगा और जो आपका जो एसिडिटी हो रही थी वो नॉर्मल हो जाएगी, एसिडिटी नहीं होगी। तो इस तरह अगर आपका जो है वो आपका जो एसिडिटी अगर आपकी कम हो रही है तो इसकी वजह से जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो जाके नेगेटिव चार्ज के साथ बाइंड हो जाएगा इसका प्रोटीन का, जिसकी वजह से वो जो है वो अगेन जो है वो पीएच जो है वो नॉर्मल हो जाएगी। तो जी पीएच को मेंटेन कर रहा है। ठीक हो गया। इसके दो दो चार्ज, एक इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है। जब एसिडिटी बढ़ गई, एसिडिटी बढ़ने का मतलब है हाइड्रोजन आयन बढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन आयन एक्चुअली पीएच की वजह से जो है वो आपकी जो है एसिडिक हो रही है। ये क्या करेगा, इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो जाएगा इसके साथ बाइंड कर देगा, इसकी वजह से अगेन वो पीएच जो है वो नॉर्मल हो जाएगी। ठीक हो गया। सो इस तरह ये आपका एसिड बेस बैलेंस में भी मेन ये इसका रोल प्ले करता है। एज ए ट्रांसपोर्टर हमने डिस्कस किया था लाइपोप्रोटीन को डिस्कस किया था, याद होगा आपको कि जो फैट को उठा के लिवर में फेंकता है, एक गाड़ी है लाइपोप्रोटीन, एक प्रोटीन है, तो उस प्रोटीन वो लिपिड भी है उसके साथ प्रोटीन भी है, तो ट्रांसपोर्टर भी काम करता है। हीमोग्लोबिन जो कि आपके ऑक्सीजन को कैरी करता है। ठीक है। एंटीबॉडीज, प्रोटीन आल्सो एक्ट एज एंटीबॉडीज। जितनी भी एंटीबॉडीज हैं एक्चुअली वो प्रोटीन से मिलकर बनी हुई हैं, तो इस तरह ये आपकी इम्यूनिटी को भी मेंटेन रख रहा है। तो एंटीबॉडीज इस तरह इसका बड़ा अहम रोल है कि एंटीबॉडी जितनी भी हैं वो प्रोटीन से ही मिलकर बनी हुई होती हैं। तो ओके, एंटीबॉडीज बनाने में एंटीबॉडीज एक्चुअली प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं और ये कैलोरीज भी देता है। और कितनी कैलोरीज देता है ये आपको कौन बताएगा, मुझे इधर बताए कितनी कैलोरीज दे रहा है ये आपको, चैट बॉक्स में बताएं। प्रोटीन 1 ग्राम प्रोटीन कितनी कैलोरीज देता है। अल्लाह के बंदो 9 कैलोरीज कहाँ से देता है, प्रोटीन की बात हो रही है। 4, यस 4, ठीक है 4 कैलोरीज देता है बिल्कुल। 1 ग्राम प्रोटीन गिव्स यू 4 कैलोरीज। ओके गुड।